कांड बहुत किए हमने। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है कि घर वाले बोलते थे कि बेटा बस अभी मेहनत कर ले, फिर आईआईटी के बाद मजे ही मजे। ये बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आईआईटी निकालने के बाद सब कुछ हो जाएगा। ये मिथ मैं अभी से थोड़ा तोड़ना चाहता हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज ग्रैंड टॉक विद अचीवर्स। इस इंटरव्यू में आपको नोट्स मेकिंग, क्लियरिंग बैकलॉग्स और टिप्स फॉर जेईई एडवांस जैसे सवालों के जवाब मिलेंगे। टू इजी योर टास्क, मैंने इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, बट आई रिकमेंड यू टू वॉच द होल वीडियो इवन एट हायर स्पीड। इफ यू लव द कंटेंट, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Hello guys, my name is Vivek Patidar. I am from Shajapur, Madhya Pradesh. I am currently pursuing Integrated Master of Technology in Mathematics and Computing Department at IIT ISM Dhanbad. I am currently a coordinator of Fine Arts Club of our college and a training and placement cell member. ओके, सो विवेक, थोड़ा अपना जेई प्रिपरेशन के बारे में बताओ। कैसे स्टार्ट करा था, कहाँ से बिलोंग करते हो? एक्चुअली मैं जेई प्रिपरेशन मैंने भोपाल से किया है। मैं शाजापुर में रहता था। 11th से स्टार्ट कर रहा था जेई प्रिपरेशन और कोचिंग में ही डमी स्कूल लेके करा था। हम थोड़ा 11th में लेट पहुंचे थे, इसलिए एक नए बैच में रखा गया था। 15 बच्चों से स्टार्ट करा था वो बैच। उन्होंने 11 पूरा 15 स्टूडेंट से ही चला और 12th में रीशफलिंग टेस्ट हुआ था। और ओके, रीशफलिंग टेस्ट के बाद प्योर जो प्रॉपर बेसिस होते हैं उनमें एडमिशन मिला। कि क्या 11 से क्लियर था कि आईआईटी में जाना है और अब तो आईआईटी क्रैक करना है, या फिर ऐसा सोचा था कि प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं, जो जर्नी में मिल जाएगा उस टाइप से? नहीं, एक्चुअली कोई इधर आने का मोटिव था नहीं, लेकिन मेरे एक भैया थे, ऑल इंडिया 192 रैंक होल्डर थे। ओके। उन्होंने थोड़ा मोटिवेट करा कि प्रिपेयर तो करना चाहिए एटलीस्ट, वो बात का देखा जाएगा वो होगा नहीं होगा। तो हाँ, हाँ। उन्होंने एक कोचिंग सेंटर में मेरा टेस्ट दिलवाया और उस टेस्ट में थोड़ा परफॉर्म करने के बाद जो वही उन सबके लालच होते हैं 100% स्कॉलरशिप की वही है, उसके चक्कर में भोपाल आ गए। तो अच्छा, वहीं से स्टार्ट हुआ फिर जर्नी। तो जब स्टार्ट करा जर्नी तब कैसा रूटीन था? फिर 11th के बाद जब क्लास चेंज हुआ, रीशफल हुआ होगा, तो कुछ अच्छी बैचेस में गए होंगे, तो कुछ चेंजेस आया फिर उसमें? हाँ, एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तब बहुत नॉर्मल सा लग रहा था, क्योंकि 15 बच्चों का बैच था, उसमें स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी, टीचर्स भी वैसे ही पढ़ाते थे। लेकिन जब 12th में आया तब कंपटीशन को थोड़ा फेस करा, तब पता चला थोड़ा कंपटीशन है। तो तब से थोड़ा सीरियस पढ़ाई चालू करी और टीचर्स का हेल्प लेके और अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाया। वहीं पे हम डाउट सॉल्विंग कर लेते थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेते थे और मजे भी करते थे। हर संडे को निकल जाते थे कहीं घूमने। एक चीज होता है बच्चों के साथ, एक प्रॉब्लम आता है, जब भी वो स्टार्ट करते हैं तो 11th में थोड़ा सीरियसनेस कम रहती है। फिर जब 12th आती है तो 12th आते आते तक ऐसा हो जाता है कि कुछ 11th का चीजें जो रहती है वो छूट जाती है। तो हो सकता है वो हम्म। तुम्हारे साथ भी हुआ हो। तो तुमने हम्म। उसे कैसे करा, या फिर अगर किसी बच्चे को एडवाइस देना चाहोगे कि 12th के साथ 11th का बैकलॉग कैसे क्लियर करे, तो क्या एडवाइस होगा वो? एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था ये, क्योंकि 11th में छोटी बैच के कारण ज्यादा टीचर ध्यान नहीं देते थे। तो हमने 12th में क्या करा था, हमने एक ग्रुप बनाया, हम ही फ्रेंड लोगों का। और हमने डिसाइड करा कि चलो आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसको जो डाउट हो इस संडे को सॉल्व करेंगे बैठ के। तो ऐसे करते करते हर वीक में अलग अलग टॉपिक रखते थे और जो जो नहीं समझ में आता था डाउट्स क्लियरिंग सेशन में पूछ लिया करते थे। तो साथ में चलने का फायदा था। सारे फ्रेंड लोग भी अगर साथ में थे तो सारे डाउट आपस में ही क्लियर हो जाते थे, ज्यादा टीचर्स का हेल्प लेना नहीं पड़ता था। और अगर जैसे कुछ चीजें छूट जाता है, जैसे 11th के कोई टॉपिक्स है जो 12th में आते आते तक छूट गए, तो क्या पहले 12th को क्लियर करे, या फिर 12th के साथ चले, या फिर 12th खत्म होने का इंतजार करे फिर 11th के टॉपिक्स करे? कैसा करना चाहिए तुम्हें? तुम्हारी क्या नहीं नहीं, एडवाइस? मेरे ख्याल से 12th का कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो प्रिपरेशन चल रही है 12th की वो कंटिन्यू हमेशा रखो और एक्स्ट्रा टाइम में ही 11th करो। उसके ओके। लिए डेडिकेटेड टाइम आप दे सकते हो छुट्टियों के दिन, लेकिन 12th को छोड़ के 11th करना बेवकूफी है। नोट्स मेकिंग में क्या है, तुम खुद के नोट्स से पढ़ते थे, या फिर नोट्स पे ज्यादा फोकस करते थे, या फिर क्या क्लासरूम में कैसी एक्टिविटी रहती थी? एक्चुअली नोट्स तो मैं हमेशा से इसका नोट्स ही देखता था। मतलब नोट्स हम ऐसा समझते थे, अगर बुक से देख रहे हो तो वो किसी दूसरे ने लिखा है। नोट्स से अगर तुम देख रहे हो तो तुमने खुद ने लिखा है, तो तुम्हें याद होगा कि उस टाइम पे तुमने कुछ इसमें नोट ध्यान दिया होगा क्लास में।
कि इससे हम क्या और क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमेशा कभी भी डाउट आता था तो नोट्स ही देखते थे, और नोट्स भी अच्छे से बनाता था मैं। मेरी पूरी क्लास मेरे नोट्स कॉपी कर लेती थी। फिर कलरफुल पेन्स यूज करते थे ताकि थोड़े इंगेजिंग लगे नोट्स वापस देखने में, और हर जगह कुछ की पॉइंट्स मेंशन कर दिया करते थे कि अगली बार कभी भी देखें तो ये चीजें याद आ जाएं। हाँ, इस पे मेरे को एक और चीज बतानी है ऑडियंस को, कि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जिस तरीके से विवेक ने भी बताया कि कलरफुल पेन्स का यूज करते हैं। कलरफुल पेन का यूज करने से ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है वो हमेशा हमें याद रहेगी कि ये चीजें अच्छा इंपॉर्टेंट है, या नेक्स्ट टाइम हम जब भी नोट्स को रिवाइज करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो एक काफी अच्छी आदत है अगर हम लोग नोट्स मेकिंग करते हैं। साथ में अगर तुमने क्या शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे उसके साथ, या फिर पूरे जब भी रिवाइज करते थे पूरे नोट से रिवाइज करते थे? मैं शॉर्ट नोट्स हर बार बनाता था जब भी रिवाइज करता था, और उन अच्छा। शॉर्ट नोट्स को फेंक देता था कि अगली अच्छा। बार वापस रिवाइज करूँ तो वापस से शॉर्ट नोट्स बनाऊं। तो ओके। जिससे बार बार लिखने से प्रैक्टिस भी हो जाती थी और फॉर्मूला भी याद हो जाते थे। अच्छा। अच्छा। तुम्हारा क्या मोटिवेशन था जेई के लेकर? जैसे तुमने बताया तुम्हारे एक भैया थे, उसके अलावा जब भी डीमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे, और किस तरीके से अपने प्रिपरेशन के टाइम अपना एक मोटिवेशन लेवल बरकरार रखा? आईआईटी के कुछ भी वीडियो देख लो ऑनलाइन, मोटिवेशन अपने आप आ जाता था। और खैर फ्रेंड्स के साथ अगर रहो तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं लगती मुझे। अच्छा। फ्रेंड जो है बस चलते जा रहे हैं बहती गंगा में। बहती तो गंगा में अपन उस भी हाथ धो लो। सब, हाँ बिल्कुल। अच्छा। एक चीज बताओ, जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम थोड़ा टाइम अलग होगा क्योंकि कोविड का टाइम भी था, उसके बाद कोविड का टाइम भी आया। बट तुमने जब प्रिपरेशन करी थी क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल करते थे? स्टडी मटेरियल वही कोचिंग पे जो सप्लाई कर देते थे वही सारे पेपर्स लगाना, और जो बेसिकली होता है मैथ्स के लिए अपना सिंगेज, और फिजिक्स के लिए रोडो और के एच सी वर्मा, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज, एंड आई couldn't remember the names of book, बट वही सब जो कोचिंग में रिकमेंड कर देते थे वही। और एक्स्ट्रा के लिए शीट्स में हर बार हर संडे को उठा लाता था, इंस्टीट्यूट में किस कोई सा भी टेस्ट हो सारा शीट अपने पास रख लेते थे, और बस जब फ्री टाइम मिले तब क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके। तो इसमें केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है, तो उसमें बेसिकली मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को जेई में इसका तक लेवल क्लियर करना है तो एनसीईआरटी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। और उसके बाद जैसे हम्म। हम लोग अगर जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करने जाते हैं तो जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम लोगों ने हिमांशु पांडे सॉल्व करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देन हमने वो लोगों ने एक आरसी मुखर्जी करी थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के लिए मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर एनसीईआरटी पे फोकस करा था, बट आई थिंक एक जेडी ली करके भी बुक आती है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी काफी अच्छी है। ओके। अब अपने लाइफ के बारे में बताऊं, क्या चल रहा है आईआईटी में? कैसा इतना मेहनत करके आईआईटी में गए, कैसा लग रहा है अब? अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे जो कल्चर आपको मिलता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, उनका कल्चर अपने से जानने मिलता है। बहुत सारी रिसर्च फैसिलिटीज में इंक्लूड होने का मौका मिलता है। क्लब्स और सोसाइटीज में वर्क करने का मौका मिलता है। और इनके अलावा जो एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं उनमें एंजॉय करने का मिलता है। जो हमारे कॉलेज में जैसे 4 इवेंट होते हैं, एनुअल इवेंट बड़े। सृजन कल्चरल फेस्टिवल, एक टेक फेस्ट होता है, एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, और एक बसंत करके होता है जो 50 साल पुरानी बैचेस का रीयूनियन टाइप्स होता है। अच्छा। इन सब में एंजॉय करने का खूब मौका मिलता है। और स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो जब भी आपको जो भी इच्छा हो स्पोर्ट्स खेलने निकल जाओ, वो बहुत ही अच्छा लगता है, माइंड फ्रेशिंग होता है। और बाकी दोस्त लोगों के साथ पढ़ाई तो हो जाती है, तो अच्छा। उसका ज्यादा टेंशन होता नहीं है, क्लास में जाके सोना ही होता है और एग्जाम टाइम में प्रिपेयर। अच्छा, ये बात कहाँ तक सच है कि घर वाले बोलते थे कि बेटा बस अभी मेहनत कर ले, फिर आईआईटी के बाद मजे ही मजे? ये बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आईआईटी निकालने के बाद सब कुछ हो जाएगा, ये मिथ मैं अभी से थोड़ा तोड़ना चाहता हूँ। आईआईटी के बाद आपको एक अश्योरेंस होता है कि आपकी जॉब तो लग जाएगी, अच्छा। लेकिन कहाँ लगेगी वो आप पे डिसाइड करता है। मेहनत आपको अभी भी करनी है, लेकिन अब मजे के साथ करो, अब कोई प्रेशर के साथ नहीं करो।
कि बस यहाँ पे भी वही बहती गंगा के साथ आप भी निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। वही, और एंजॉय करना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 साल का जब प्रिपरेशन लेके बर्डन लेके आते हैं बच्चे, उसके बाद कुछ माइंड के फ्रेश होने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, इसलिए मजे करो, मैं यही कहता हूँ। अच्छा, आईआईटी में भी क्या रूटीन रहता है? मतलब तुम लोग क्लासेस कितने घंटे की रहती है, फिर क्लासेस के बाद क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, या फिर पूरे दिन क्लासेस ही रहती है? नहीं नहीं, क्लासेस बहुत कम होती है यहाँ पे। और मतलब हमारी लाइक इस सेमेस्टर 2 से 6 शाम को क्लासेस थी। तो लेट उठते थे, थोड़ा बहुत काम करा, ब्रेकफास्ट करा, लंच करा, उसके बाद क्लास निकल जाते थे। क्लास के बाद 6 बजे जब फ्री होते थे, उसके बाद कुछ खेलने निकल गए, गर्मियों में स्विमिंग के लिए निकल गए, फुटबॉल, क्रिकेट, और कभी कभी क्लब मीटिंग्स होती हैं रेगुलरली हमारी, उसमें चले गए। और कभी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का काम हुआ तो मैं उसमें चले जाता हूँ। ओके। और रात को जो टाइम मिला वो अपने पर्सनल वर्क के लिए, जो भी आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, रिसर्च चल रही है, कोडिंग करना है, किसी को डीएसए में कुछ करना है, तो वो सब रात में। अच्छा, कोडिंग कल्चर कैसा है आईआईटी धनबाद का? कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे सोसाइटीज हैं जो कि आपको सिखाती रहती हैं डीएसए, मतलब आपको इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। और प्रैक्टिस राउंड्स होते रहते हैं। प्रैक्टिस राउंड्स तो जनरली अब ऑनलाइन भी हो गए हैं, कोड फोर्सेस जैसे लीड कोड पे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं। तो बस रेगुलर रहो, बस यही। ओके, ओके। और फिर फ्री टाइम में तुम लोग क्या करते हो? कैसे मस्ती करते हो? बाहर जाते हो या फिर आईआईटी कैंपस में कुछ मस्ती चलती है? हमारा एक टारगेट रहता है कि हर संडे कहीं ना कहीं तो जाना है। अच्छा, वो वो जो कभी 12th क्लब, से चल रहा है वो अभी तक चल रहा है साथ में? वो अभी तक चल रहा है। तो कभी क्लबमेट्स के साथ निकल जाते हैं, कभी ब्रांचमेट्स के साथ निकल जाते हैं। तो एंजॉय करो, हर संडे सैटरडे मजा करना है तो बाहर निकल जाओ। और कैंपस में किसी को फर्क पड़ता नहीं है कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वैसे 10 बजे इन टाइमिंग होती है, हाँ। लेकिन नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आईआईटी धनबाद वाला देख रहा होगा तो अभी फर्क पड़ने लग जाएगा। नहीं पड़ता। अच्छा, अच्छा। अच्छा, और फिर ये जो आईआईटी के करोड़ों के पैकेजेस जाते हैं, ये कहाँ तक सच है? मतलब अभी रिसेंटली सुनने में आया कि एक आईआईटी से 4 करोड़ का पैकेज गया, तो क्या सच में करोड़ों में पैकेजेस जाते हैं या फिर एक मिथ होता है? करोड़ों में पैकेजेस जाते हैं, लेकिन वो इंडिया में नहीं होते। वो कभी यूरोप में होते हैं, कभी अमेरिका में। लेकिन इंडिया में करोड़ों के पैकेज बहुत कम मिलते हैं चांसेस, और कुछ ही स्पेसिफिक प्रोफाइल्स हैं। ओके। जैसे क्वांट हो गई, क्वांट एचएफटी की प्रोफाइल है। तो ऐसी प्रोफाइल्स में कुछ पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, लेकिन वो इंडिया में नहीं होते, डोमेस्टिक पैकेजेस नहीं होते 1 करोड़ के। तो ये बस पेरेंट्स के मन में मिथ है कि बच्चा आईआईटी जा रहा है करोड़ों में फोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर जो नॉर्मली पैकेजेस रहते हैं वो क्या, ऑन एवरेज क्या पैकेजेस लगते हैं बच्चों के? एक्चुअली नॉर्मली जो सीटीसी कंपनी शो करती है, उसमें भी बहुत सारे ग्लिचेस रहते हैं। उसमें हाँ। भी 4 फैक्टर्स रहते हैं, कुछ स्टॉक्स ऑप्शंस देते हैं, कुछ बोनस देते हैं, कुछ ज्वाइनिंग, कुछ रिलोकेशन बोनस देते हैं, अलग अलग बोनसेस होते हैं। और उसके बाद बचता है कैश इन हैंड, जो कि टैक्स उस पर भी कटता है, 30%, 20%, जो भी टैक्स स्लैब में आ रहे हो। तो ले दे के लगभग कंपनीज ले आती है आपको वही 12-18 लाख पे। अच्छा, अब एक कैश इन हैंड आखिरी में जब बेसिक पे आता है, वो एकदम छोटा सा अमाउंट हाँ, होता है, और ऐसा जब वही। सीटीसी लगता है तो वो एकदम ऐसा मेमो टाइप लगता है कि बहुत बड़ा सीटीसी है। सही बात है, वो हर हम्म। कॉलेजेस की यही कहानी है। अच्छा, फिर हाँ, अभी काफी बच्चों की अभी जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेई एडवांस जो है वो इस बार 4 जून में है। तो उन बच्चों के लिए क्या तुम्हारा राय रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आज से 15 दिन रह गए हैं, तो लास्ट 15 डेज में उन्हें क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, क्या तुम ने फॉलो करी थी? अब वैसे 15 दिन बचे हैं, टाइम तो बहुत कम है। तो इसमें पहला तो अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बना लो, फिक्स कर लो। जो कि अब जो 15 दिन बचे हैं, इसमें तुम रेगुलरली टेस्ट दो, एडवांस 1 एडवांस 2 का पेपर दो, उसका एनालिसिस करो पूरे दिन भर में। मेरे टाइम पे मैं यही करता था, एक पेपर उठाया कोई सा भी, किसी भी ईयर का, बहुत सारे एडवांस के पेपर पुराने पड़े हुए हैं, उनको प्रिंट करा और बैठ गया देने। और पूरा दिन एनालाइज करने में लगा दिया। क्योंकि अब वापस से रिवाइज करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, इंस्टेड कि हम पेपर लगाएं और उसमें जो भी डाउट आ रहा है उसको वापस से नोट से रिवाइज करें।
ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा अब जो भी वर्स्ट केसेस हो सकते हैं आपके साथ, उनको टेस्ट आउट कर लो अभी से। पंखा नहीं चल रहा है, कैसे मैनेज करोगे, अभी से कर लो ट्राई। माउस नहीं चल रहा आधे घंटे तक, अब क्या करें, उसको भी मैनेज कर लो। हेडेक, बाकी बाजू वाला परेशान कर रहा है, पैर हिला रहा है अपनी कुर्सी चेयर पे, तो उसको भी अवॉइड करना सीखना चाहिए। और पेपर तो रेगुलरली अब रोज ही दो, मेरा मानना है। 15 दिन बचे और कोई नया टॉपिक जो अभी तक अपने टच नहीं किया है उसको छोड़ दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमने वो टॉपिक नहीं किया है तो वो आ ही जाएगा, और आ भी गया तो बन ही जाएगा। वैसे भी एडवांस का अगर देखा जाए तो लगभग 40% to 50% मार्क्स मोर देन इनफ होते हैं मैंने स्कोर करने के रिसेंटली लिए। अब आपको रिसेंटली एक वीडियो में भी बताया था, ऑलमोस्ट 44% पे 5000 रैंक के आसपास आ जाती है। काफी अच्छी रैंक है 5000 रैंक। हाँ, तो वही मतलब 50% सिलेबस भी आपने कर रखा है, तो चांसेस हैं कि आपका आईआईटी में हो जाए। तो इसलिए डरना नहीं कि मैंने यार ये वाला सब्जेक्ट नहीं करा, यार ये वाला टॉपिक तो रह गया तो अब मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करो, मोर देन इनफ है। अच्छा, एक चीज ये भी रहता है कि जेई एडवांस में 2 पेपर होते हैं। पहला जो है हम्म। हमारा वो 9 से 12 रहता है, दूसरा जो रहता है वो 2:30 से 5:30 रहता है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पेपर के बाद ही बच्चे काफी सारे निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग या तो उनका प्रैक्टिस नहीं रहता है या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को देखा ही नहीं होता है कि वो 2 घंटे 2 पेपर भी लगातार दे सकते हैं। उस चीज को कैसे मैनेज करा था तुमने? मैंने वही एक्चुअली 15 दिन, लगभग 15 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिए थे पेपर रेगुलरली देना, और उसी टाइम शेड्यूल में देना जो कि एडवांस में होने वाला है। ओके। और उसी टाइप से ब्रेकफास्ट करना, उसी टाइप से बीच में जूस पी लेना एनर्जी के लिए, ग्लूकोज ले लेना। तो धीरे धीरे बॉडी आदत हो जाती है बॉडी को, तो वो एडजस्ट कर लेती है उस टाइम पे, फिर नींद वींद आने का कोई चांस नहीं होता। बेसिकली एक हैबिट बना लो। हैबिट बना लो, हाँ, बॉडी हाँ। को बता दो कि इस टाइम पे मुझे एक्टिव रहना है, थकना नहीं है। इस जर्नी से, आईआईटी की जर्नी से और आईआईटी की बात की जर्नी से क्या लर्निंग रही है तुम्हारी? क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारी लाइफ में एज अ पर्सन तुम चेंज हो गए हो? जेई प्रिपरेशन आपको एक तरीका सिखा देता है कि कोई भी नई चीज आई तो उससे टैकल कैसे करना है, उससे सीखना कैसे है। वो नहीं हो रही हो तो उसको कहाँ से और सीख सकते हैं, डाउट्स कहाँ से क्लियर करवा सकते हैं। तो जो किसी भी नए टॉपिक को क्लियर करने का तरीका होता है वो जेई ने सिखा दिया। और इसी कारण हम अब जो भी सब्जेक्ट होता है उसको एग्जाम के पहले पढ़ के भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो चीज है ये जेडब्ल्यू ने सिखा दिया है। और इसके अलावा 8 से 9 घंटे तक का जो सिटिंग होता है वो पहले तो बिल्कुल होता नहीं था स्कूल टाइम में, लेकिन जेई ने वो भी सिखा दिया। 8 से 9 घंटे बैठना भी बड़ी बात है। कोई बच्चा अगर जैसे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, वो देखता है आईआईटी को अपना एक सपना, तो उसके लिए क्या टिप्स रहेगी तुम्हारी? टिप्स तो ये है कि कंपटीशन को हमेशा याद रखो, तुम्हारा कंपटीशन कम नहीं है। तो तुम जहां भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो पहले देखो कि मेरा यूजफुल हो भी रहा है कि नहीं। मैं कहीं घूमने निकल जा रहा हूँ लेकिन उतना पढ़ भी लूँ आज ही, और अपने डेली टारगेट्स पूरे करो रोज। जो कोचिंग में चल रहा है कहीं पे भी लैग मत करो। पीछे रह जाओगे तो धीरे धीरे बैकलॉग कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब जो भी कोचिंग में चल रहा है, जो भी तुमको पढ़ाया जा रहा है, उसको रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहो। शीट्स दे दिया जा रहे हैं, शीट्स करते रहो। टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, टीचर का दिमाग खा जाओ लेकिन क्लियर करो। तुमने खाया था क्या किसी टीचर का दिमाग, याद है क्या? बहुत बहुत खाया था। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दैट्स देयर प्रॉब्लम ना। हाँ, उन्हें पढ़ाने का बोला है, हमें पढ़ने का। जब तक समझ में नहीं आएगा हम पूछेंगे। बिल्कुल। जब तक समझ नहीं आ रहा जब तक पूछते रहो, क्योंकि टीचर्स का तो हाँ, काम ही है हमें समझाना, वरना हमारा जो हम लोगों ने इन्वेस्ट करा है उसे हम लोग कैसे हमने कन्वर्ट करेंगे? तुम्हारी कोई कोचिंग की मेमोरी बताओ जो तुम्हें कुछ याद हो। कोचिंग में सच तो कुछ मेमोरी थी नहीं। कांड बहुत किए हमने। अच्छा। कुछ दोस्तों को परेशान करना, खेलना, टीचर्स के साथ खेलना। हाँ। हम कभी कभी जब भी हमारा फ्री टाइम होता था, एक टीचर थे उनके साथ खेलने निकल जाते थे, क्रिकेट। ओके। और बस टीचर्स के साथ वहां से क्रिकेट टीचर्स के खेलना, साथ। मुझे लगा कि टीचर्स के साथ ऐसे फीलिंग्स के साथ तो नहीं खेल लेते। नहीं नहीं, उससे बॉन्डिंग हो जाती है टीचर्स और स्टूडेंट्स हाँ, 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 अच्छा हुआ क्लियर कर दिया, नहीं तो ये वीडियो ऐसा वायरल हो जाता अभी। में।
अच्छा, लास्ट की कुछ 2 लाइन जो स्टूडेंट्स के बारे में बोलना चाहोगे कि कभी ऐसा भी होता है कुछ बच्चों का जेईई एडवांस देने के बाद बहुत मेहनत करी होती है। कुछ बच्चे सफल होते हैं, कुछ बच्चे सफल नहीं होते, तो उनका क्या रहेगा तुम्हारा कि उन्हें लाइफ को किस तरीके से हैंडल करनी चाहिए? जेई एडवांस एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए आपकी सक्सेस को डिफाइन करने के लिए। वो बस एक सीढ़ी है। आप उसको कूद के भी कर सक्सेस हो सकते हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरा आईआईटी नहीं हुआ तो आई एम अ फेलियर। ऐसा कभी नहीं है। हम जेई एडवांस और जेई मेंस की प्रिपरेशन करते वक्त तुमने जो सीखा है वो तुमको आगे भी काम में आएगा। मैटर नहीं करता तुम आईआईटी में हो नहीं हो। आईआईटी में होना बस एक शॉर्टकट है सक्सेस की तरफ। लेकिन अगर नहीं भी हो तो आप पा सकते हो। मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको दूसरों से कॉम्पीट ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आप तब भी जो करना है आपको लाइफ में वो कर सकते हो। आगे भी और भी एग्जाम्स होती हैं। आप जो भी आपका पसंद हो फॉलो करो बस। I hope you have liked the video and will implement these tips and tricks shared by Vivek in your JEE journey. Comment down your doubts. I and Vivek would be happy to answer that. All the best for your exams. Mark Darshan. Find your destiny.